जरा सोचिए, आप अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई किसी बैंक में नहीं बल्कि एक कागज के टुकड़े पर लगाते हैं। आपको लगता है कि यही कागज आपके बच्चे का भविष्य तय करेगा। लेकिन क्या हो अगर वो कागज परीक्षा से पहले ही किसी डिजिटल अंडरवर्ल्ड की अंधेरी गलियों में बिक जाए? आज के इस विश्लेषण में हम उसी बड़े एजुकेशनल क्राइसिस की गहराई में चलेंगे जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। आइए सीधे इस मुद्दे में डाइव करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारा पूरा सिस्टम एक ब्रेकिंग पॉइंट पर आ खड़ा हुआ है। 22 लाख। अब ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। 3 मई के एग्जाम के अचानक कैंसिल होने के बाद 22 लाख मेडिकल एस्पिरेंट्स का भविष्य अचानक से हवा में लटक गया। इतने सारे स्टूडेंट्स जो दिन रात एक करके 18-18 घंटे खुद को एक कमरे में बंद करके पढ़ाई करते हैं, वो आज एक गहरी अनिश्चितता के भंवर में फंसे हुए हैं। ये स्केल, ये नंबर अपने आप में सच में डराने वाला है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? एक आइसबर्ग की तरह हम सबसे पहले 2026 के इस एग्जाम कैंसिलेशन को देखेंगे, फिर समझेंगे कि अब आगे क्या होगा। उसके बाद इस परीक्षा से जुड़े विवादों के इतिहास पर नजर डालेंगे, जनता के भारी गुस्से को समझेंगे और अंत में देखेंगे कि भारत में टेस्टिंग का फ्यूचर क्या हो सकता है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, 2026 के एग्जाम का रद्द होना। 7 मई को एक विसल ब्लोअर से टिप मिलती है और फिर अचानक से इस पूरे राष्ट्रव्यापी परीक्षा को कैंसिल करने का एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया जाता है। अब देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का स्टैंड इस पर एकदम साफ है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह का ये स्टेटमेंट बहुत अहम है। उनका सीधा कहना था कि अगर हम एग्जाम कैंसिल नहीं करते तो इसका मतलब हम उन लोगों को जिता रहे थे जो इस सिस्टम को स्कैम करने की कोशिश कर रहे थे। तो जीरो एरर पॉलिसी को बनाए रखने और पब्लिक का भरोसा टूटने से बचाने के लिए एग्जाम को शून्य घोषित करना ही उन्हें इकलौता सही रास्ता लगा। अब आप सोच रहे होंगे, भाई तो इतनी बड़ी परीक्षा को तुरंत ऑनलाइन या कंप्यूटर बेस्ड क्यों नहीं करा लेते? सुनने में आसान लगता है ना, लेकिन इसके पीछे एक भारी लॉजिस्टिक चुनौती है। पेन और पेपर मोड में आप एक ही दिन में 22 लाख बच्चों का एग्जाम ले सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की आज की कैपेसिटी रोजाना सिर्फ 1.5 लाख स्टूडेंट्स की है। इसका मतलब है कि एग्जाम कराने में ही हफ्तों लग जाएंगे, अलग अलग पेपर सेट बनाने पड़ेंगे और फिर स्कोर नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही भारी भरकम प्रोसेस है। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? जिन 22 लाख परिवारों पर इसका असर पड़ा है, उन्हें अब किन बातों का ध्यान रखना है? देखिए, हर प्रभावित स्टूडेंट के लिए कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। पहली बात, आपको कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। दूसरी बात, जो फीस आपने पहले दी थी वो पूरी रिफंड कर दी जाएगी। आपके एग्जाम सेंटर्स भी वही रहेंगे जो पहले थे। और सबसे जरूरी बात, जिस पर लगातार जोर दिया जा रहा है, सोशल मीडिया की अफवाहों से बिल्कुल दूर रहें और सिर्फ एनटीए के ऑफिशियल चैनल्स पर ही भरोसा करें। और हाँ, मामला सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तक नहीं रुका है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो चुकी है। इस पेपर लीक के पीछे जो एक पूरा का पूरा डिजिटल अंडरवर्ल्ड काम कर रहा है, उसकी जांच अब सीधे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई कर रही है। बाहरी जांच एजेंसियां अब इस क्रिमिनल नेटवर्क की जड़ें खोदने में लगी हुई हैं। चलिए अब इस आइसबर्ग के थोड़ा और नीचे चलते हैं। 2026 का ये कैंसिलेशन कोई पहली बार हुई घटना नहीं है। इसके विवादों का अपना एक पूरा का पूरा ऐतिहासिक पैटर्न है। पिछले 1 दशक का ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें तो ये सिस्टम लगातार कानूनी और नैतिक चुनौतियों से गुजरा है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ही नीट को असंवैधानिक कह दिया था। 2017 का वो दुखद अनीता केस और तमिलनाडु के प्रोटेस्ट्स देश ने देखे। 2019 में एक बहुत बड़ा इम्पर्सनेशन स्कैम सामने आया, जहां किसी और की जगह कोई और एग्जाम दे रहा था। और 2024 में परफेक्ट स्कोर और ग्रेस मार्क्स के विवाद ने तो सिस्टम पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए थे। और हैरानी की बात तो ये है कि सिक्योरिटी के लिए हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगाई गई। जीपीएस ट्रैक किए जाने वाले पेपर, बायोमेट्रिक चेकिंग, एआई वाले सीसीटीवी कैमरे, सब कुछ। लेकिन इन सब तकनीकी सुधारों के बावजूद ये सेंट्रलाइज्ड टेस्टिंग सिस्टम आज के इन शातिर सिंडिकेट्स के सामने बिल्कुल बेबस और कमजोर साबित हो रहा है। और जाहिर सी बात है, जब बार बार ऐसा होगा तो जनता का गुस्सा फूटना ही है। जो रिपोर्ट्स और ओपिनियंस सामने आ रहे हैं वो साफ बताते हैं कि समाज में इस वक्त भारी आक्रोश है। कई आलोचकों ने एक बड़ी ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाली तुलना की है। वो पूछ रहे हैं कि क्या आज का ये एजुकेशन सिस्टम 1970 के दशक के मुंबई के मशहूर मटका सट्टा बाजार जैसा हो गया है। बस फर्क इतना है कि आज का ये मटका पूरी तरह से डिजिटल है। ऐसा महसूस हो रहा है कि मेडिकल कॉलेज की सीटों को दांव पर लगे पैसों की तरह देखा जा रहा है। इस स्थिति की गंभीरता को समझाने के लिए कुछ विश्लेषक ओडिशा के जीतू मुंडा केस का उदाहरण दे रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे हमारा सिस्टम
आम नागरिकों से अपनी काबिलियत साबित करने के लिए बहुत बड़ी कीमत, बहुत बड़ा बलिदान वसूलता है। स्टूडेंट्स पर पड़ने वाला ये मेंटल प्रेशर और सिस्टम की ये बेरुखी सच में इस पूरे संकट का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। और इसी बेरुखी ने जन्म दिया है एक नई बगावत को। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पढ़ा लिखा मिडिल क्लास आज भारी गुस्से में है। हाल ही में बंगाल और असम जैसे राज्यों में जो हमने देखा, उसी तर्ज पर आज युवा सिर्फ सड़कों पर नहीं है, बल्कि वो एक डिजिटल आर्मी बन चुके हैं। वो अपने स्मार्टफोन्स के जरिए सिस्टम से सीधे जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी मांग रहे हैं। तो इन सब के बीच आखिर समाधान क्या है? आइए हमारे विश्लेषण के इस आखिरी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं का फ्यूचर अब क्या हो सकता है। इस ढांचे की कमजोरियों को दूर करने के लिए राधाकृष्णन पैनल ने कुछ बहुत ही जरूरी सुधार प्रपोज किए हैं। इनमें शामिल हैं बाहरी स्टाफ और सेंटर्स पर डिपेंडेंसी एकदम कम करना, ज्यादा से ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम्स को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट करना, जहां पूरी तरह ऑनलाइन मुमकिन ना हो वहां हाइब्रिड मॉडल अपनाना, और एक स्टूडेंट कितनी बार एग्जाम दे सकता है उस पर एक लिमिट तय करना, ताकि सिस्टम पर प्रेशर कम हो। लेकिन जो सबसे बड़ी डिबेट इस वक्त चल रही है वो है सेंट्रलाइज्ड बनाम डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम की। एक तरफ हमारा वर्तमान सेंट्रलाइज्ड ढांचा है जिसे बड़े माफिया आसानी से एक ही जगह से हैक या कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरी तरफ पब्लिक डिमांड कर रही है एक ऐसे डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम की जिसे लोकल लेवल पर मैनेज किया जाए और जो कहीं ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो। और इसी के साथ हमारा ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके रुकता है। क्या सिर्फ कमिटियां बनाना और छोटे-मोटे पैचवर्क सुधार करना अब काफी है, या फिर क्या भारत में सेंट्रलाइज्ड टेस्टिंग का अंत आ चुका है? जब पूरी की पूरी नींव ही सवालों के घेरे में हो, तो क्या वक्त नहीं आ गया है कि इस पूरे सिस्टम को एकदम नए सिरे से बनाया जाए? आप खुद सोचिए। आज के इस गंभीर मुद्दे को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।